हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लर्न स्पेयर। आज हमारा जो टॉपिक है इट इज़ ऑल्सो टू मच इंटरेस्टिंग। हमारा जो टॉपिक है वो ऑटो एनकोडर एंड द वेरिएशनल ऑटो एनकोडर। अब ऑटो एनकोडर की अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा ऑटो एनकोडर, ये सुनने में तो उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है, बट अगर आप इसकी क्वालिटी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बारे में समझेंगे ना, देन यू विल फील कि किस तरह का है और इतना मतलब ऐसा अनबिलीवेबल चीज़ें कर रहा है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। इमेजिन कर रहा है, इमेजिनेशन पर बेस्ड सारी चीज़ों को क्रिएट कर रहा है, आपकी इमेजिनेशन पर बेस्ड। मतलब it is having the capability to make your dream and convert your dream into a something just like a image or a video। आप समझिए, अगर आप सोचेंगे ना तो ये जनरेशन को एकदम बहुत ज़्यादा इलैबोरेट, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया है। अब कैसे, अब आपको बताते हैं। ये ऑटो एनकोडर है, इसका अगर हम सेंस देखें तो ऑटोमेटिकली एनकोड करने वाला। तो एनकोड के बाद अगर हम बात करें तो एनकोड के साथ एनकोडिंग के साथ डिकोडिंग भी आती है, एनकोड और डिकोड दोनों आता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑटो एनकोडर, अब पहले हम समझाते हैं, उसके बाद वेरिएशनल ऑटो एनकोडर समझाएंगे। अब ऑटो एनकोडर क्या करता है, सबसे पहले उसके दो पार्ट होते हैं, एक एनकोडर और एक डिकोडर। डिकोडर जैसे आपने इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन सुना होगा कि वॉट एवर वी आर सेंडिंग फ्रॉम द वन प्लेस टू द अनदर एज अ मतलब इन अ मेल और अ मैसेज और समथिंग। अगर हम व्हाट्सएप में भी मैसेज करते हैं तो वो आपने देखा होगा, आप वो भी आता है ऐड एवरीथिंग इट्स इन अ इनक्रिप्टेड मैनर और अ डिक्रिप्टेड मैनर। इसका मतलब होता है कि आप जब भी मैसेज सेंड करते हैं तो वो सेव एकदम सिक्योरिटी के साथ, प्राइवेसी के साथ एक जगह से हमारा इनकोड होता है। मतलब वो जो मैसेज होता है वो कहीं और लीक ना हो जाए, जिसकी वजह से उसको हम इनकोड कर देते हैं दूसरी तरह से और एक अलग तरह से हम उसको क्रिएट कर देते हैं। और उसको जैसे सपोज करिए हमारे पास एक पर्टिकुलर एक लेटर है, ठीक है। लेटर को हमने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर हम 10 पार्ट का एक भी पार्ट उठा के देखेंगे सो ऑन दैट टाइम वी कांट अंडरस्टैंड कि व्हाट वी हैड रिटन प्रीवियसली। भाई हमने क्या लिखा था पहले, हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे। उसी तरह से ये भी क्या करता है, पैकेट्स बना देता है और उनको एनकोड कर देता है। जब वो पर्टिकुलर एकदम करेक्ट आईपी पर पहुंचता है उस टाइम पर उसको डिकोड करता है। डिकोड करता है मतलब उसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाता है। यही काम होता है डिक्रिप्शन का। तो इनक्रिप्शन ने क्या करा, उसको इनक्रिप्ट किया, छुपा दिया। अब डिक्रिप्शन ने क्या करा, उस छुपी हुई चीजों को अपने मेन जगह पर पहुंचा के उसको अपने ओरिजिनल से की तरह या ओरिजिनल पार्ट में एकदम ओपन करके उसको मैसेज शो किया। जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं और चैट करते हैं तो इसी तरह ही होता है। अब आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर इंट्रोडक्शन ऑटो इनकोडर है तो इसमें इनकोड भी होता है प्लस डिकोड भी होता है, जिसमें कि इनकोड में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा इनपुट में डेटा है कंप्रेस किया हुआ, जो भी कंप्रेस डेटा है उसको कम्पैक्ट फॉर्म में लेते हैं और मतलब लेना मतलब श्रिंक कर देना, छोटा कर देना। मतलब सपोज करिए एक बड़ी सी इमेज को एक छोटा थंबनेल टाइप का बना देना, तो यही काम हो जाता है हमारा एनकोडर का। अब डिकोडर क्या करता है, अब उसने कंप्रेस कर दिया, थंबनेल टाइप में बना दिया, कंप्रेस कर दिया। अब डिकोडर क्या करता है, उन कंप्रेस डेटा को लेता है और रिकंस्ट्रक्ट करता है और ओरिजिनल के फॉर्म में क्रिएट करता है। इनपुट और आउटपुट जो होगा वो हमारा इक्वलाइज करता है। मतलब थंबनेल कन्वर्ट इटसेल्फ आफ्टर डिकोडिंग इट इनटू अ रियल इमेज और अ इनपुटेड इमेज जो भी हमने दिया हुआ था। ये काम होता है हमारा ऑटो इनकोडिंग का। अब भाई इसमें आपको ये चीज़ बताएं कि इसमें एक टाइम पर एक ही इमेज हमारी ली जाती है। तो एक्चुअल में होता क्या है, इसमें यहाँ पर एनकोड करना और डिकोड करना। कोई भी आपने दिया आपको इमेज की विच टाइप ऑफ फिगर, जैसे कि विच टाइप ऑफ इमेज इट इज, तो वो अपने आप पूरा का पूरा एनकोड कर दिया। इट इज हैविंग कैट इमेज, डॉग इमेज एंड समथिंग समथिंग, ठीक है। तो ये काम हुआ हमारा। डिकोड करके क्या हुआ हमारा, जस्ट आप वही चीज़ अगर हमने जैसे सपोज करिए कि अगर हम इसको असेंबल करते हैं
सिंपली CNN के साथ। CNN आपको मालूम है कि ये हमारा इमेज फॉर्म में लेता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमारा इमेज क्लासिफाई करता है। हमने एक इमेज दिया, अब एक्सप्लेन दिस होल इमेज। अब ये क्या करेगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली अपनी चीजों को जनरेट करेगा और जो भी हमने दिया हुआ है उससे रिलेटेड चीजों को एक स्टोरी या तो मेक अ स्टोरी रिगार्डिंग विद दिस इमेज, तो वो उसी इमेज को कंट्रीब्यूट करके मतलब इधर उधर करके एक तरह की स्टोरी आपकी क्रिएट कर देगा। वहीं पे आपका वेरिएशनल ऑटो इनकोडर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या करता है, जब हमने इमेज लिया, और एक्चुअल में सबसे पहले हम बताते हैं कि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर होता है जिसको बोलते हैं लेटेंट स्पेस, जो क्या करता है, हमारा जो एनकोडेड डेटा होता है ना, इसको स्टोर करके रख लेता है कंप्रेस्ड डेटा। और वही नहीं, उस कंप्रेस्ड लेटेंट एरिया में, उस लेटेंट स्पेस में इट इज हैविंग लॉट्स ऑफ जो भी प्रीवियस डेटा रहते हैं उन सब की भी पूरी की पूरी एक तरह की मेमोरी होती है, एक तरह का स्पेस होता है। जैसे कि हमने प्रीवियसली आरएनए में पढ़ते हुए आए हैं कि स्टोर प्रीवियस डेटा, इट वर्क्स रिलेटेड विद रिगार्डिंग या रिलेटेड विद द प्रीवियस डेटा, इट वर्क ऑन अ प्रीवियस डेटा इन अ सीक्वेंशियल मैनर। हर एक चीज को सीक्वेंशियली आगे हमारा प्रोसीड करता है, लेकिन प्रीवियस डेटा को लेते हुए तो उसी तरह से ये लेटेंट स्पेस जो है हमारा पूरा का पूरा एक चीजों को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। तो इसकी खुद की मेमोरी आ गई, जैसे हम लोग के दिमाग में हम लोग की मेमोरी रहती है। अगर हम किसी भी पर्सन को हमने देखा, एट अ टाइम हम क्लिक नहीं होता है माइंड से, बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम डेज या आफ्टर सम एन इट विल क्लिक, अरे वो अंकल तो वो वाले अंकल थे जिनसे हम जो स्टेशनरी में बैठते हैं या तो जिनसे हम सामान लेते हैं। तो यही होता है हमारा क्लिक, और वहीं पर हमारा ये जो स्पेस होता है हम लोग की माइंड की तरह हर एक चीज को वहाँ पे स्टोर करके रखता है। इसकी भी एक तरह के आप बोल सकते हैं, मतलब इट्स नॉट हैविंग अ लाइब्रेरी, इट इज हैविंग अ स्पेस, बट आप बोल सकते हैं कि एक तरह की स्टोरेज लाइब्रेरी होती है जिसमें कि हर एक चीज हमारा स्टोर होता है, उसी पर वर्क होता है। अब देखिए इसमें क्या अंतर है, इसने तो एनकोड कर दिया, डिकोड कर दिया, लेकिन इसने क्या करा, आपने वो एक इमेज दिया, ठीक है, उसने वो इमेज को रिलेट करते हुए एक लंबी सी, या तो अगर आप बोल दीजिए मेक अ वीडियो रिलेटेड विद दिस इमेज एंड क्रिएट अ स्टोरी। अब सपोज करिए अगर आपने एडवांस CNN के साथ इसको एडअप किया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक आपका ड्रीम, मतलब यू कैन इमेजिन इट, यू कांट इमेजिन इट, योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। कैसे भाई, आप सोचिए, आपने कल इमेजिन किया कि अगर मेरे साथ ऐसा ऐसा होता तो क्या होता, अगर हम ऐसे ऐसे होते तो क्या होते, ऐसा होता, वैसा होता, वैसा होता। ये भी एक तरह का ड्रीम है। तो उसी तरह से इसने क्या करा, एनकोड किया, इसने वेरिएशनल एनकोडर ने उसको वेरिएट किया। उसके बाद क्या करा, लेटेंट स्पेस में जो भी स्पेस था, पहले हमने इनपुट, एक एग्जांपल देते हैं, जस्ट मेक अ, हमने पूरा दिया मेक अ फेरी स्टोरी एंड विद अ वीडियो, ठीक है, विद इट्स वीडियो एंड क्रिएट अ स्टोरी, अ शॉर्ट स्टोरी विच इज ऑफ 1 or 2 minutes, ठीक है, एंड क्रिएट अ मॉरल ऑल्सो देना, मोरल। तो आपने वहां पर एक छोटे बच्चे के लिए आपको प्रोजेक्ट मिला, आपने वहां पे दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसने खुद अपने इमेजिनेशंस पर क्रिएट करके, ठीक है, वो सारा का सारा क्रिएट कर दिया। अगर आप बोले कि एक इमेज हमने प्रोवाइड किया जैसे CNN में हम देते थे, और हमने बोला कि आप फाइंड करिए, फाइंड हाउ मेनी फीचर्स आर हियर, तो सोचिए उसके अंदर इतना इमेजिनेशन रहेगा कि वो अपने अकॉर्डिंग, अगर हम बोलेंगे तो वो अपने खुद के फीचर्स, अभी तक हम CNN में कंपेयर करते थे और हमारे ब्लरी रहते थे, क्योंकि हमारे पिक्सेल्स और डायमेंशंस को ये थोड़ा सा ये रिड्यूस करता है। तभी तो अब देखिए कॉमन सी बात है, मैंने कहा कंप्रेस करता है, तो इस चीज पर एक बार ध्यान देंगे। ये कंप्रेस का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हमारे डायमेंशंस को रिड्यूस करना। डायमेंशन को कैसे रिड्यूस करना आपको मालूम है, हमारी इमेज इसी पर ही डिपेंड करती है, हमारी क्लैरिटी, हर एक चीज इसी पर ही इमेज करती है, जिससे आप जानते हैं जितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेगापिक्सल का कैमरा होता है उतने ही बेस्ट उसकी, ठीक है, विजुअलिटी होती है, और उसको आप उतने ही उसको उतना ही जूम कर सकते हैं, यही उसकी क्वालिटी होती है, यही फीचर होते हैं। उसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो ये भी उस चीज को, इतनी बड़ी चीज को 3D या 7D इमेजेस को हमारा 2D में या 1D में कन्वर्ट करके हमें बहुत इजी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में मतलब स्टोर कर लेता है और आगे उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करता है। सपोज करिए हमने कुछ डेटा दिया, उसके पहले फेरी से रिलेटेड कुछ डेटा, उसके बाद फीड भी था, तो उसने इमेजिनेशन करके
इस डेटा को कंबाइन करके एक अनबिलीवेबल टाइप्स की एक स्टोरी क्रिएट कर दिया, जो कि इस टाइम पर आपका मेटा, लाइमा हर एक कर रहा है। आपको तो मालूम ही है, दे ऑल आर क्रिएटिंग देयर ओन इमेजेस विद द हेल्प ऑफ एआई। तो ये एआई में किसका काम है? एआई में क्या है? एएनएन, आरएनएन, सीएनएन, इसी पर ही हम इसी का ही वर्क करते हैं, ऑटो एनकोडर का और वेरिएशनल एनकोडर का, मेनली वेरिएशनल एनकोडर का, जिसमें वो खुद क्रिएटिविटी क्रिएट करने की कैपेबिलिटी रखता है और अपनी इस कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उसको बहुत ज़्यादा उसका डिमांड है। अब भाई कैसे डिमांड है? बच्चों का हर दिन कुछ ना कुछ नया नया प्रोजेक्ट आता रहता है। दे वांट अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस, दे वांट, वी आर आल्सो हैविंग अ प्रेजेंटेशन, इफ वी विल से जस्ट मेक अ प्रेजेंटेशन रिलेटेड विद दिस, they have a capability, it will make your presentation within a minute. Just think, it is having a lots of, that's why in you matlab you just saw that ki all are saying ki GPT it's doing lots of work, or the Meta it's doing lots of work, I will teach you how you matlab how or they all are doing extraordinary work. With the help of these things they are doing this much type of work, they are just creating a unbelievable unimaginary creations for us, and this will make our mind reflexive, और इसी वजह से this makes our work too much easier than the other one. Now we are not going to find a particular thing on a Google, because before previously we are just searching for a related, if we want a photo of that fairies which is holding who are holding this fairy stick and something, so it takes time to find inside the images portion. It's scrolling, one image will come which is not like very nice, but it will be work, so we are just going to produce. But right now we have these both characters of this RNN, which is having the capability to make all the things according to our our data, जैसे whatever we will provide there कि just make this type of data. अगर आप बोलते हैं कि एक्सप्लेन करो, एक तरह की स्टोरी बनाओ, अब आप देखते होंगे वो यूनिक होती है, ये भी आप देखते होंगे, वो अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि वो हर एक चीज़ को असेंबल करके एक यूनिक फीचर, एक यूनिक स्टोरी, उसका माइंड है वो अपने अकॉर्डिंग थिंक करके आपके लिए क्रिएट कर देता है हर चीज़। अगर आप उससे बात भी करते हैं, इट विल टॉक with you because of this only. तो ऑटो एनकोडर और वेरिएशनल एनकोडर का आप समझ गए होंगे कितना ज़्यादा रोल है इन सब चीज़ों में जिससे हम वर्क करते हैं। मैंने आपको इसके बारे में बताया ही था, ठीक है। तो हम एक तरह से नॉर्मली इसका एक चीज़ लेंगे, इसका समरी लेंगे, तो हमको बस इतना पता चलेगा कि ये हमारा ऑटो एनकोडर क्या होता है। ये डेटा को कंप्रेस करता है, डायमेंशन को रिड्यूस करता है, थंबनेल फॉर्म में हमारा कन्वर्ट करता है, फिर उसको हमारा डिकोडर क्या करता है, उस थंबनेल को लेता है, उसको अपने इनपुट की तरह सेम ओरिजिनल की तरह बना के हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देता है डिकोडर की हेल्प से। एक्सक्यूज मी। उसके बाद इसका पर्पस क्या होता है आपको मालूम है, अनसुपरवाइज लर्निंग है। अनसुपरवाइज लर्निंग में इसमें हम खुद अपना डेटा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और अपना जैसे कि हम फोटो क्लिक करके कोई भी इमेज की हम भेज देते हैं, या तो आपने देखा ही होगा कि हम पूरा का पूरा पीडीएफ सेंड कर देते हैं। पीडीएफ के एक एक चीज़ों को ओपन करके वो चेक करता है, रीड करता है, देन इट विल रिप्लाई यू रिलेटेड विथ दैट विच यू सेंडेड प्रीवियसली। हर एक चीज़ का रिप्लाई देता है, हर एक क्वेश्चन का आंसर परफॉर्म करता है, आपको एक्सप्लेन करता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस। तो यही हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग में आता है, और इसी वजह से ये मीन स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमारा आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। अब ये जो वर्क करता है मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ये डायमेंशनैलिटी को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारा ईजिली हमारा पिक हो जाता है और उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब देखिए एनोमैली डिटेक्शन जो होता है हमारी, अगर एकदम ये अपने अकॉर्डिंग इमेज को बनाने का काम करता है। जैसे ऑड सी इमेज सपोज करिए मैंने आपको दिया जो आप समझ में नहीं आया, उसको कुछ फीचर किसी का दिख रहा था, कुछ फीचर किसी का दिख रहा था, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया ना, तो उसने अपने अकॉर्डिंग एक कैरेक्टर क्रिएट कर दिया, तो वो हो गया हमारा ये सारी की सारी चीज़ें हमारे ये
ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे ऑटो एनकोडर के थे। अब हम वेरिएशनल ऑटो एनकोडर में आते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, ये जनरेटिव मॉडल्स जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। आपको मैंने बताया ये कैसे जनरेट करता है और कहाँ से करता है। वो क्या करता है, एनकोडर इसका एनकोड करता है हमारे इमेजेस को, हमारी PDF को, हमारी PPT को, व्हाटएवर, इनको एनकोड करता है और इसको लेटेंट स्पेस में एनकोड करके, कंप्रेस करके, डायमेंशनलाइज करके, मतलब रिड्यूस करके एक जगह पर स्टोर करता है। उसके बाद वो उसी लेटेंट स्पेस को यूज़ करके, क्योंकि उसमें तो प्रीवियसली बहुत सारे डेटाज भी फीड होते हैं उस स्पेस में पूरा का पूरा, ठीक है। फिर उसको जब डिकोड करता है तो वो जितने भी प्रीवियस डेटा थे उनसे भी थोड़ा कलेक्शन लेता है, जो भी उसको रिलेटेड वाइज लगता है, और आपको नया प्रोड्यूस करने में आपकी मदद करता है, जिसे हम बोलते हैं जनरेटिव मॉडल। इसको जनरेटिव मॉडल ही क्यों बोला जाता है एप्लीकेशन को, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि जो कि जनरेट करता है। जैसे आप अपनी ड्रीम्स, अपनी चीज़ों को जो आप चाहते हैं आप उसको करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी जनरेटिव मॉडल, या तो हम बोल सकते हैं VAEs जो होता है, वेरिएशनल एनकोडर्स, ऑटो एनकोडर, हमारी हेल्प करता है नया मॉडल जनरेट करने में, हमारे इमेजिनेशंस के परे, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी करता है, ठीक है। अब भाई इसमें क्या होता है, आप सपोज करिए कि इसमें हमारा आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑड इमेज हम इसने किया, ठीक है। ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया वेरिएशनल ऑटो एनकोडर का। यहाँ पर हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, यहाँ पर हमारी एट अ इमेज एक लिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर डेटा तो होता नहीं है, फीड कोई स्पेस तो होता नहीं है। तब क्या करता है ये हमारा ऑटो एनकोडर, ठीक है, एक टाइम पर एक इमेज लेता है, उस इमेज से रिलेटेड मैंने आपको बताया उसको समझ में नहीं आ रहा है तो उसने किसी का मुंह लगा दिया, किसी का नाक लगा दिया, अजीब सा एकदम ऑड सा इमेज उसने क्रिएट करके आपको दे दिया, ठीक है। सपोज करिए बिल्ली प्लस डॉग, उन सबका कॉम्बिनेशन करके उसने बना के दे दिया, तो वो ऑड इमेज में आई था। अब भाई उसमें क्या करते हैं हमारा, ठीक है, तो कॉस्ट रिफ्लेक्शन हमारा होता है, तो लॉस हो जाता है, आपको मालूम है। तो उसमें हम क्या करते हैं, बैकवर्ड प्रोपगेशन में जाते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं। अब उस टाइम पर हमारा जो होता है लॉस फंक्शन में, ठीक है, उसको हम रिड्यूस चेक करते हैं, तो उसको अपडेट करते हैं, समझते हैं, उसके बाद उसको सही करके फिर हमारा आगे प्रोसीड होता है। तो इसी तरह से हमारा एक होता है KL डाइवर्जन। KL डाइवर्जन में हमारा क्या होता है, इसमें से जैसे हमने एक इमेज दिया, उसमें से देखा जाता है किस किस पिक्सल का पिक किया जाता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है उससे रिलेटेड वो एक जगह कंप्रेस कर दिया जाता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको रिसीव किया जाता है, जहाँ पर यूज़ होता है हमारा गॉसियन कर्व। गॉसियन कर्व में आप देख चुके हैं, हमारी ऐसे करके होता है इस तरह से, ठीक है। तो हमारा प्रोबेबिलिटी जिसकी ज़्यादा होती है उसको हम लेते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। उसी तरह से उनकी प्रोबेबिलिटी को लेकर फिर हमारा एक नया ओरिजिनल के थ्रू, हमारा इनपुट के थ्रू कंबाइन करके फिर एक क्रिएट होता है, जिससे कि उसमें हमारी करेक्टनेस करने में या तो सही करने में हमें हेल्प मिलती है। तो आप इतना समझ गए होंगे, ऑटो एनकोडर और वेरिएशनल ऑटो एनकोडर ने वास्ट ड्रास्टिक चेंजेस लाया इस वर्ल्ड में और हमारे इमेजिनेशन में, हमारी इमेजिनेशन से परे था। सोचिए आप, ये सारी चीज़ें बहुत पहले आ चुकी थी लेकिन इनमें इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब हमने यहाँ तक इंसान पहुँच गया कि एक दिमाग तो ले आया, आग भी ले आया, लेकिन अपने अंदर थिंकिंग, हमारी इमेजिनेशन, हमारी सोच, हर एक चीज़ को, सपोज करिए कि मैंने अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है इमेज कि व्हाट इमेज इज डूइंग, तो वो भी आपको अपने आप जनरेट करके AI आपको प्रोवाइड कर देगा और बोलेगा दिस इमेज इज डूइंग, इन दिस इमेज दिस हैपनिंग एंड दिस प्रोड्यूसिंग, ठीक है, दिस परफेक्टली इट इज रिलेटेड विद दिस टास्क। मतलब इवन हिस्टोरिक बेस्ड होगा या कोई भी होगा, क्योंकि जो लोग हमारे प्रिपरेशन करते हैं हमारे, ठीक है, तो वो देखते होंगे उनमें ये सारी इमेज डायरेक्शंस, इमेज का वो चेक करने वाला बहुत आता है, तो इनके थ्रू हम कर सकते हैं। और इसी ने हमें ड्रास्टिक चेंज लाया। अभी भी जो लोग मेटा यूज़ करना जब शुरू किया होगा, ठीक है, तब वो लोग भी शॉक रहे होंगे, वाओ व्हाट अ जनरेटिव कैपेबिलिटी इट इज हैविंग। it is having all the pictures which they all are generating, they all are having a very nice, मतलब their impact, their pixels, their qualities is unbelievable।
अगर आप सोचिएगा बहुत ज़्यादा एकदम जिसको आप बिलीव नहीं कर सकते उस तरह की क्वालिटी है, एकदम क्लियरिटी इतनी अच्छी है जो कि आप कहीं पे भी सर्च करेंगे, चाहे वो किसी में भी हो, गूगल के थ्रू भी सर्च करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू गेट दिस टाइप, मतलब दैट टाइप ऑफ, ठीक है, इमेज। सो इमेज या वीडियो या एवरीथिंग। सो अब आप सोचिए कितना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज लाया ये हमारा डीप लर्निंग का RNN पार्ट इस चीज़ में, और RNN के अंदर का एनकोडर, वेरिएशनल एनकोडर। उसके आगे हम आपको एक चीज़ बताएंगे लॉस फंक्शन के बारे में। जैसा मैंने बताया लॉस फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है, ये हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। जब गलती होती है तब जाके लॉस बैकवर्ड प्रोपगेशन में जाके हम एरर्स को चेक करते हैं और इस लॉस फंक्शन की हेल्प से हम अपडेट करते हैं वेटेज को। आपको मैं बता चुकी हूँ कैसे कैसे करते हैं, ठीक है, अपने वीडियोस में। तो ये लॉस फंक्शन क्या करता है, उसको अपडेट करके आपका करेक्ट रिकॉर्ड या करेक्ट आउटपुट लाने की कोशिश करता है। और वही कमी जो है हमारा ऑटो एनकोडर की है, जो कि कभी कॉस्ट रिकंस्ट्रक्शन लॉस हो जाता है, एक्सक्यूज मी, जो कि इमेज हमारा, ठीक है, जो भी ट्रेनिंग में हमारा इमेज जाता है वो अपनी हिडन लेयर में जब भी हमारा प्रोसेसिंग होता है ट्रेनिंग के टाइम पर, जो भी ट्रेंड होता है, डिकोड होता है, वो परफेक्ट इमेज अकॉर्डिंग टू द इनपुट इमेज वो परफेक्टनेस नहीं आ पाती है, जिसके वजह से हम क्या करते हैं उसको रीचेक करते हैं और फिर हम रीचेकिंग के टाइम पर लॉस आप फंक्शन का यूज़ करते हैं, जिसमें हम पीछे से आउटपुट लेयर से उसको इसके इक्वलाइज करने के लिए बैक साइड जाते हैं, उसमें वेटेज में या तो उसके नेटवर्क में कुछ चेंजेस लाते हैं और इनपुट और आउटपुट को सेम बना देते हैं, ठीक है। तो ये एक हुआ। एक होता है KL डाइवर्जन। जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी लेटेंट स्पेस होती है और बहुत सारे स्टोर करे हुए पहले से डेटा हमारे रहते हैं, और उसमें क्या होता है जब हमारा कुछ भी चीज़ अंदर जाता है उस ट्रेनिंग के टाइम पर वो क्या करता है, ट्रेनिंग के टाइम पर सारे डेटा को एक एक करके चेक करता है और उसी की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। जैसे सपोज करिए कि लाइक करने वाले लोग बहुत हैं, कुछ हमारे 18 to 28 है या 30 है, कुछ 30 to 40 हैं, कुछ 40 to 60 हैं, कुछ हमने तो एक ग्रुप हर चीज़ का बना लिया। ये ग्रुपिंग वैसे ही, ये ग्रुपिंग जो होती है 10% हो गया, 20% हो गया, 30%, जितने लोगों ने लाइक किया होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको ग्रुपिंग कर देते हैं और परसेंटेज के थ्रू हम एक गॉसियन कर्व में कन्वर्ट कर देते हैं 100%, 90%, 80%, 60% ऐसे करके, और उसी चीज़ को हम ये KL डाइवर्जन बोलते हैं, ठीक है, जो कि प्रूफ करने का इस तरह से हमारे गॉसियन कर्व के थ्रू होता है। अब आपको बताया था मैंने जेनरेटिव मॉडल। अब जेनरेटिव मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो अब जनरेट कैसे किया, हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं। कभी आप कोई मूवी देख कर आते हैं तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग मूवी लगती है तो आप अपनी फ्रेंड को बताते हैं कि आप भी देखने जाओ, और ये स्टोरी, तो आपकी फ्रेंड अगर पूछती है कि स्टोरी की समरी बताइए तो आप स्टोरी की समरी अपने अकॉर्डिंग अज्यूम करके बताते हैं, क्योंकि आपके माइंड की कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि हर एक चीज़ को वैसे ही एक वीडियो रिकॉर्डर की तरह रिकॉर्ड कर ले और एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दे। तो एक ऐसा समरी बना के आप बना देते हैं और उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, जहाँ पर कोई ना कोई कैरेक्टर्स इधर का उधर भी हो जाता है, उसमें सो जाता है। जब हम उसी स्टोरी को फिर से देखते हैं तो बोला अरे तुमने तो इसका तो ये बताया था, लेकिन एक्चुअल में जब मैंने देखा तो ये हुआ, तो ये क्या होता है और वहाँ पर क्या होता है, ठीक है। और उस टाइम एक्सप्लेन करते करते हम थोड़ा सा अपने इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ फीचर्स को भी ऐड कर देते हैं। वही फीचर और वही एडिशन जो होता है हमारी एक थोड़ी सी चेंज कर देता है स्टोरी को, वही हमारा होता है जनरेटिव मॉडल। इसने क्या किया, उसी स्टोरी के अंदर अपने व्यूज़ को भी, अपने इमेजिनेशंस को भी ऐड किया, जैसे कि हम ट्रेनिंग टाइम पर इन सारे चीज़ों को, प्रीवियस डेटा को लेकर उसमें ऐड करते हैं और एक स्टोरी क्रिएट कर देते हैं। उसी तरह से हमने यहाँ पर किया। अब देखिए एक चीज़ को हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर हमारा जो वर्क होता है, आप तो सोच रहे होंगे ये सारा का सारा काम है नेटवर्क का, ठीक है। हाँ ऑफ कोर्स, ये जितने भी हमारे इनपुट लेयर्स हैं, ये हमारा इनपुट लेयर है। आप जानते हैं ये इनपुट लेयर हमारा ट्रेनिंग लेयर के पास, हिडन लेयर बोल सकते हैं, इनके पास जाता है, उसके बाद हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब देखिए ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ये आप जानते ही हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और ये जो होते हैं जितने भी वर्क होते हैं, ये देखिए ऐसे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये जब ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे इनपुट गया हमारा, यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए गया, तो
फिर यहाँ पर हमारा एनकोड हुआ। एनकोड क्या हुआ, इसने क्या करा, डेटा को कंप्रेस कर दिया। ठीक है, इसका काम हुआ, डेटा को कंप्रेस किया और रिड्यूस किया डायमेंशनैलिटी को, तो ये काम इसने किया। ठीक है, फिर इस लेयर ने आपको डिकोड किया। डिकोड क्या करा, इस जितने भी कंप्रेस की हुई चीज़ें, थंबनेल्स, थंबनेल्स जो भी है, ठीक है, उनको लिया और जितने भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब डायमेंशंस को रिड्यूस करने वाली चीज़ों को लिया। उसके बाद इस लेयर ने क्या करा, यहाँ पे ट्रेन हो रहा है, उसने हमने प्रीवियस डेटा से देखा, समझा और जो भी एडअप करना था वो किया। उसके बाद यहाँ पर आपको आउटपुट दे दिया। ठीक है, आउटपुट जो होता है वो आपके प्रीवियस डेटा से भी रिलेटेड होता है। तो इसने क्या किया, एक जनरेट किया, एक मॉडल अपने अकॉर्डिंग जनरेट किया। यही काम आपका करता है ऑटो एनकोडर और वेरिएशनल ऑटो एनकोडर। थैंक यू सो मच। हम आशा करते हैं कि आपको सब कुछ A to Z समझ में आया होगा, जितना मैंने समझाने की कोशिश किया है। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।